Well, in this video, we are going to study about the reflection of waves. राइट, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। हमने अभी तक जो चर्चा की उसको हम ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। सो फार वी हैव कंसिडर द वेव प्रोपगेटिंग इन द अनबाउंडेड मीडियम। अभी तक हमने जो बात की, जो वेव्स हैं वो अनबाउंडेड मीडियम में जो है वो ट्रैवल कर रही थी, कि उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंडेज नहीं है, राइट। ओके, बट हैपन्स, क्या होगा यदि इफ़ ए पल्स और ए वेव मीट्स ए बाउंड्री। यदि मान लो कि एक वेव जो है वो बाउंड्री को मीट करते, उदाहरण के साथ हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि एक वेव है, एक 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 रिजिड रॉड है, ओके, एंड ए वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन एंड लाइक दिस, एंड इफ इट विल मीट दिस रिजिड रॉड एट अनदर एंड, तो क्या हो जाएगा जब वो इस पॉइंट ओ के ऊपर इसके रॉड के साथ मिलेगी। एक रिजिड रॉड, हार्ड रॉड है, तो इसका स्वभाव ओ पॉइंट के ऊपर कैसा होने वाला है? वो रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, डाई आउट हो जाएगी, क्या होने वाला है? तो ये चर्चा हमारी रहेगी। इफ़ द बाउंड्री इज रिजिड द पल्स और द वेव गेट रिफ्लेक्टेड, तो क्या जब वो बाउंड्री के साथ रिफ्लेक्ट मीट करेगी तो पल्स और वेव रिफ्लेक्ट करेगी, या क्या होने वाला है? ये सवाल है अभी। द फिनोमिना ऑफ इको इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द रिजिड बाउंड्री। तो इको का जो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, जब जो साउंड जो है वो रिपीट होती है, तो वो तो आप सुनते हैं उसको रिजिड बाउंड्री के ऊपर टकराने के बाद। तो ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन का। इफ़ द बाउंड्री इज़ नॉट कम्प्लीटली रिजिड, यदि टकराने वाली जब जब वेव जो है वो किसी एक एंड के ऊपर जाकर टकरा रही है और वो जो बाउंड्री है वो कम्प्लीटली रिजिड नहीं है, पूरी तरीके से हार्ड नहीं है, तो क्या होने वाला है? और इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द टू डिफरेंट इलास्टिक मीडिया, और वो जो बाउंड्री है वो दो इलास्टिक मीडिया को अलग कर रही है, ऐसी घटना भी घट सकती है। ओके, सो द सिचुएशन इज समबट कॉम्प्लिकेटेड, तो इसका जो मैथमेटिक्स है वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ए पार्ट ऑफ द इंसिडेंट वेव इज रिफ्लेक्टेड एंड द पार्ट ऑफ द वेव इज ट्रांसमिटेड इनटू द सेकेंड मीडियम। यदि हमारे पास दो इलास्टिक मीडिया होते हैं और दे आर सेपरेटेड बाय द इंटरफेस, इज सम इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है दो फेसेस के बीच की जगह जो होती है, जब दो मीडियम एक दूसरे से अलग होते हैं तो उसके बीच की जो परत होती है उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। ओके, सो उसमें क्या होगा कि यदि वेव इस तरीके से वहाँ टकराती है और जो 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 सरफेस है टकराने वाला वो रिजिड नहीं है, तो क्या होगा? तो उसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और जो कुछ पार्ट है वो ट्रांसमिट हो जाएगा और दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगा। ओके, द सम पार्ट ऑफ इट विल एंटर इनटू द सेकेंड मीडियम। एंड इफ द वेव इज इंसिडेंट ऑब्लिकली, यदि जो वेव है वो टेढ़ी तिरछी पड़ती है ऑन द बाउंड्री बिटवीन द टू डिफरेंट मीडिया, दो मीडियम में यदि वेव जो है टकराने वाली यदि तिरछी आड़ी तिरछी पड़ती है, देन वट विल हैपन? द ट्रांसमिटेड वेव इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड वेव। तो जो वेव ट्रांसमिट करती है दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, उस वेव को हम रिफ्रैक्टेड वेव बोलते हैं। ओके, इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव ओबे द स्नेल्स लॉ। अब हमारे पास सिचुएशन हो जाएंगी, एक हमारे पास हो गई जो दूसरे मीडियम एंटर हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास होगी इंसिडेंट वेव एंड रिफ्रैक्टेड वेव। रिफ्रैक्टेड वेव कौन सी होगी? जो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी, दूसरे पार्ट में यहाँ एंटर कर जाएगी। फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान सकते हैं, इफ़ इट विल एंटर इनटू द अनदर मीडियम, यदि ये जो बाउंड्री है वो नॉन रिजिड हो जाएगी। इफ़ दिस बाउंड्री इज नॉन रिजिड, then the some part of this wave will be transmitted to the another medium, so medium 1 और medium 2। और यदि दूसरा पार्ट होगा इंसिडेंट वेव और इसका पार्ट रहेगा रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, ये रही रिफ्रैक्टेड वेव। सो इस केस में क्या होने वाला है? इस केस में जो दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा इट विल बी डिफाइंड बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। और इस केस में क्या होगा? यदि आपके पास एक इंसिडेंट वेव होगी और रिफ्लेक्टेड वेव होगी, दे विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दे विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों के बीच में
जो रिलेशन है उनको जनरल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पेज. हमारे पास है फिगर नंबर, दिस इज़ द फिगर नंबर 15.11 ऑफ NCERT. दिस इज़ फिगर नंबर 15.11 ऑफ NCERT. सो विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. ये फिगर हमें बताती है. दिस फिगर शोज दैट पल्स ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रेच स्ट्रिंग. एक तनी हुई स्ट्रिंग है, उसके बीच में एक वेव पल्स मूव कर रही है. आप ये देख सकते हैं. और ये मूव करते करते देखिए क्लोज टू द रिजिड बाउंड्री जा रही है. इट इज़ गोइंग क्लोज टू द रिजिड बाउंड्री. और इसके बाद यहाँ रिजिड बाउंड्री के साथ टकरा जाती है. टकराने के बाद आप ज़रा गौर से देखिए, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो A से -A हो जाता है. वो उल्टे डायरेक्शन में चला आता है. सो द शोज दैट पल्स ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रेच स्ट्रिंग. एक खिंची हुई जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर ट्रैवल करती है. एंड बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय द बाउंड्री, और बाउंड्री के ऊपर जाकर रिफ्लेक्ट हो जाती है. अज्यूम करिए कि देर इज़ नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. उसकी एनर्जी जो है वो यहाँ लूज नहीं होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती है. वट विल हैपन देन बाय द बाउंड्री? रिफ्लेक्टेड वेव हैज़ द सेम शेप. तो उसकी सारी की सारी शेप जो है, उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ, ऑल विल रिमेन द सेम लाइक द इंसिडेंट पल्स. बट फ़र्क क्या आने वाला है? बट इट सफ़र द फेस चेंज ऑफ पाई ऑन द रिफ्लेक्शन. पर रिफ्लेक्शन के बाद उसका जो फेस है वो पाई एंगल 180 डिग्री से चेंज हो जाता है. देखिए यहाँ जो ये देखिए वेव पल्स ऐसे होगी, और यहाँ देखिए रिफ्लेक्टेड जो वेव पल्स है वो इस तरीके से है. तो दोनों में फेस कितना है? 180 डिग्री. सो दिस इज़ बिकॉज द बाउंड्री इज़ रिजिड. अब क्या इसका कारण क्या है? कि बाउंड्री जो है वो रिजिड है, कठोर है. एंड द डिस्टर्बेंस मस्ट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट. आप देखिए ना, बाउंड्री तो हिलने वाली नहीं. जैसे वेव जो है एक पल्स इस तरीके से चलती हुई आएगी, ऐसे ऐसे करके ही आएगी. दिस इज द वे दैट द वेव पल्स विल ट्रेवल अलोंग दिस. सो बट इट ट्रेवल्स लाइक दैट. आई मीन इट ट्रेवल्स लाइक दैट. इट ट्रेवल्स लाइक दैट, लाइक. बट व्हेन इट रिफ्लेक्ट बैक, अब जब ये जो इसका मोमेंटम यहाँ ट्रांसफ़र होगा, एज द बॉल इज़ वेरी मच रिजिड, तो वो स्टेशनरी रहने वाली है. तो स्टेशनरी रहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे रस्सी है या स्ट्रिंग है, यहाँ आपने इसको बांध रखा है, तो क्या होगा उसका, इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा. अब नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे हो सकता है? उसका तरीका क्या होगा? आप एक अंदाज़ा लगाएं अपने आप. जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, एक बाई है, ये आएगा बाई 1 प्लस बाई 2. तो ये तभी पॉसिबल है यदि आपके पास इसका जो डिस्प्लेसमेंट बाई है और दूसरे का माइनस बाई होना चाहिए. सो एज द केस दिस वेव हैज़ द डिस्प्लेसमेंट in this direction, in downward direction, so that at the rigid boundary the net displacement must be zero. Okay, so ये आपको समझना था यहाँ इस पॉइंट के ऊपर. By the principle of superposition, ये तभी संभव है, this is possible only if a reflected wave and incident wave differ by the phase of pi, so that the resultant displacement is zero. यहाँ जो resultant displacement है वो zero होना चाहिए भाई, बिकॉज द बाउंड्री इज सो रिजिड. वो नाच नहीं सकती, वेव के साथ वो आगे ऑसिलेट नहीं कर पाएगी. सो दिस रीजनिंग इज बेस्ड ऑन द बाउंड्री कंडीशन. ये जो रीजनिंग है बिल्कुल बाउंड्री कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करेगी कि बाउंड्री के ऊपर जाकर जब वेव रिजिड बाउंड्री से मीट करती है तो वहाँ कैसी परिस्थितियाँ हैं. लाइक सो इस कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रिजिड बॉल ना भी हो. सो वी कैन अराइव एट द सेम कंक्लूजन डायनामिकली ऑल्सो. एज द पल्स अराइव्स एट द बॉल. जब पल्स जो है वो दीवार के पास पहुंचेगी, इट एक्सर्ट द फोर्स ऑन द बॉल. तो ये क्या करेगी? दीवार के ऊपर जोर लगाएगी. ये देखिए एक वेव बनती हुई ऐसे आ रही है ना, आप ये देख रहे हैं. जब ये वेव का पल्स यहाँ पहुंचेगा तो दीवार को अपने साथ जो है वो इसी शेप में लाने की कोशिश करेगा, पर बाउंड्री रिजिड होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा. तो यहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द बॉल एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. बॉल क्या करेगी? इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएगी. द बॉल एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. सी हियर, बॉल एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग जनरेटिंग द रिफ्लेक्टेड पल्स डिफर बाय द फेज ऑफ पाई. तो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स जनरेट होने की वजह से क्या होगा, ये एक अलग जो है रिफ्लेक्टेड वेव पल्स जनरेट करेगी, और जिसमें जो फेज डिफरेंस होगा
वो पाई होगा। इट्स हैविंग द फेज डिफरेंस ऑफ पाई, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगले हम पेज पर चलते हैं। ऑन द अदर हैंड द बाउंड्री, ऐसा हो सकता है कि जो बाउंड्री जरूरी नहीं है कि वो रिजिड ही हो। द बाउंड्री मे नॉट बी रिजिड। यदि मान लो कि बाउंड्री जो है जिसके ऊपर वेव पल्स टकरा रही है वो रिजिड नहीं है, इफ इट इज़ नॉट रिजिड बट इट्स कंप्लीटली फ्री टू मूव, यदि वो वेव के साथ मूव करती है तो क्या होगा? सच एज इन द केस ऑफ द स्ट्रिंग टाइड टू ए फ्रीली मूविंग रिंग ऑन ए रॉड। अब आपने स्ट्रिंग को के साथ आपने एक फ्रीली मूविंग रॉड के साथ उसको जोड़ दिया है। द रिफ्लेक्टेड पल्स हैज़ द सेम फेज। अब उसका फेज सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा, पर कंडीशन ये होगी कि एनर्जी नहीं वो लूज़ करेगा। यदि वेव अपनी लूज़ करती है एट द बाउंड्री तो उसका एम्पलीट्यूड जो है डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो यदि आपकी बाउंड्री जो है वेव के जब सामने टकराती है तो यदि उसकी जो ये देखिए यदि बाउंड्री जो है वो रिजिड नहीं है, if this boundary is not rigid, and then what will happen, this ring will start oscillating with the wave, right? Then there is no phase change. In this case there is no phase change, so हम ये कहेंगे कि इस केस में जो फेज होगा वो ज़ीरो होगा, राइट। Next is the net displacement. The net maximum displacement at the boundary is then twice the amplitude of the each pulse. तो जो net displacement जो हो जाएगा दोनों पल्स का जो एम्पलीट्यूड का उसका दुगना हो जाएगा। So an example of the non-rigid boundary is an open end organ pipe. तो ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। जब ओपन बाउंड्री का एग्जाम्पल होगा हमारे पास ओपन एंड ऑर्गन पाइप होगी। इसको हम आगे इस टेक्स्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। यू हैव टू वेट फॉर 1-2 लेक्चर्स नाउ। अब हम इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमने अभी तक टेक्स्ट पढ़ा है इसकी समरी क्या रही। हमने समरी लिखते हैं कि एक ट्रैवलिंग वेव है हमारे पास, वो मूव कर रही है जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। वेव इज़ मूविंग, इज़ ए वेरी गुड एग्जाम्पल, एंड इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक एट द रिजिड बाउंड्री। तो यदि तो वो रिजिड बाउंड्री के साथ टकराती है तो जो फेस चेंज होगा वो पाई होगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये टकराने के बाद और ये जाने के टाइम, ये देखिए टकराने से पहले और टकराने के बाद के शेप का आप देखिए फ़र्क। तो ये फेस चेंज कितना हो गया है? पाई हो गया। ये अप बार डायरेक्शन में है और ये डाउन बार डायरेक्शन में। सो देयर इज़ ए फेस चेंज फाई इज इक्वल टू पाई इन दिस केस, राइट। बट यदि जो रिफ्लेक्शन, यदि बाउंड्री रिजिड नहीं है, बाउंड्री ओपन है, तो उसमें कोई फेस चेंज नहीं होगा, राइट। तो टकराने के बाद भी कैसे आएगी इसको भी आप समझिए। यदि फेस चेंज नहीं होगा तो आपकी जो वेव है वो जैसे इस तरीके से जा रही है, ओके। और यदि यहाँ एक आपके पास बॉल है और यहाँ आपने एक रिंग जोड़ा हुआ है ऐसे करके रिंग के साथ, तो क्या करेगा? रिंग ही ऊपर की ओर हो जाएगा। और जब ये वेव रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो किस तरीके से आएगी, इसको हम नीचे बना देते हैं, तो ये दोबारा फिर से ऐसे ही आएगी। ये रिफ्लेक्टेड वेव होगी, ये आप सिंपली समझ जाएं, ओके। सो ये होगी आपके पास इंसिडेंट वेव और ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड वेव, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस। अब आप चाहेंगे कि हम इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी लिखें, तो हम एक वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसका मैथमेटिक्स ये रहेगा, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। ये रहा उसका एम्पलीट्यूड, ये साइन वेव है, ये इसका एंगुलर वेव नंबर हो गया, ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो गया, ये उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, ये किसी भी समय की जो हम बात कर रहे हैं। जब वो रिजिड बाउंड्री के ऊपर टकराती है तो उसका मैथमेटिक्स कैसा हो जाना चाहिए? उसका मैथमेटिक्स ऐसा होना चाहिए कि एडिशन ऑफ फेज होगा। टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होगी तो एडिशन ऑफ क्या होगा? फेज। आपने यहाँ देखा ना, फेज फाई जो है वो पाई जुड़ जाएगा इसमें। ये देखिए इस पॉइंट के ऊपर आप देखिए और इस पॉइंट के ऊपर आप देखिए, देयर इज ए फेज चेंज ऑफ पाई बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। तो इसका मैथमेटिक्स कैसा हो जाना चाहिए? ये लिख देते हैं हम, रिफ्लेक्टेड वेव द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो ए मैथमेटिक्स में ही हमने लिखना, मैथमेटिक्स की भाषा में हमने बात करनी है, के एक्स माइनस ओमेगा टी और ये हो जाएगा प्लस फेस चेंज पाई, ओके। तो हम यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि जो साइन थीटा
प्लस पाई, यदि 180 डिग्री में आप थीटा जोड़ते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा वो माइनस साइन थीटा. साइन विल रिमेन साइन, बट एज इट गोज टू द थर्ड क्वाड्रेंट देयर साइन इज नेगेटिव. तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा माइनस ए साइन, दिस इज के एक्स माइनस ओमेगा टी. राइट, so this is I will mark this as equation number 1 and this as equation number 2. so at an open boundary, यदि बाउंड्री ओपन होती है, अब देखिए ना आप, जो A है, ये सॉरी 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 ये देखो A है ना, ये जो एम्पलीट्यूड है यहाँ आप देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में है. ओके, जब ये रिफ्लेक्ट होता है तो ये माइनस ए हो चुका है. now minus a represent the downward directions, here it is minus a, right? so at an open boundary, but यदि बाउंड्री ओपन होती, इस तरीके का एग्जांपल हम लेते हैं, तो ऐसा क्या होगा? फॉर एन ओपन बाउंड्री, एट एन ओपन बाउंड्री, यदि बाउंड्री ओपन होगी तो रिफ्लेक्टेड वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, दिस इज के एक्स माइनस ओमेगा टी. तो फेज क्या होगा? ये जो फेज जुड़ेगा इसमें, दिस इन दिस केस फेज इज इक्वल टू 0. सो ये क्या रह जाएगा? ये होगा ए साइन ऑफ ओनली के एक्स माइनस ओमेगा टी. राइट, सो क्लियरली एट रिजिड बाउंड्री, अब रिजिड बाउंड्री के ऊपर क्या होगा? जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, इट मस्ट बी इक्वल टू 0. सो इसका मैथमेटिक्स हम लिख देते हैं. एट द रिजिड बाउंड्री बाई इज इक्वल टू बाई 2 प्लस बाई रिफ्लेक्टेड. सो दे मस्ट बी ऑपोजिट. सो बाई 2 एंड बाई रिफ्लेक्टेड मस्ट बी ऑपोजिट, सो दैट द नेट जो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0. So I hope that this concept is now very much clear to you. This is all about the reflection of waves at the rigid boundary or free ends, right? This is all about this video. Thank you.